Hello friends, welcome to session 3 of our discussion on our company All Cargo Logistics। तो अभी तक जो पहला दो सेशन गया है उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है मैं थोड़ा सा समझा दूं जिस्ट में। सेशन 1 में हम लोगों ने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया, कंपनी के नंबर्स को समझा, उसके ग्रोथ पोटेंशियल ग्रोथ को देखा और हिस्टोरिकली जो भी नंबर्स है उसके बारे में समझा और थोड़ा सा इसके बिजनेस के बारे में आइडिया दिया। सेशन 2 में सबसे पहले हम लोगों ने पूरा लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको समझा, उसके इंपॉर्टेंस को, उसके फंक्शनैलिटी को समझा और फिर इनके जो बिजनेस सेगमेंट्स है उसके बारे में डिटेल में समझा कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस सेगमेंट क्या है और कहां से कितना रेवेन्यू कंपनी का आता है इसके बारे में समझा। अब ये सेशन 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी का जो स्ट्रक्चर है बिजनेस का वो क्या है, डीमर्जर का आगे जो प्लान है वो क्या है, क्वार्टर 1 में इनका जो परफॉर्मेंस आया है, नंबर्स आए हैं, वो ऑलरेडी वैसे तो हम लोगों ने फंडामेंटल में डिस्कस कर लिया, एक हल्का फुल्का आइडिया यहाँ भी ले लेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यूएशन क्या है और अकॉर्डिंग टू मी कंपनी का वैल्यूएशन और आगे स्टॉक प्राइस कहां से कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 3। तो यहाँ कंपनी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो फिलहाल कंपनी का जो स्ट्रक्चर है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड बोल के कंपनी है। इसके अंदर में बिजनेस क्या क्या होता है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, सीएफएस एंड आईसीडी, इक्विपमेंट हायरिंग और लीजिंग जो कि लॉजिस्टिक्स पार्क में होता है, ऑल कार्गो टर्मिनल्स जो कि एक इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी है और ट्रांस इंडिया रियलिटी एंड लॉजिस्टिक पार्क है जहां पर अगेन ये होली ओन्ड सब्सिडरी है और यहाँ पर इनके पास लॉजिस्टिक्स पार्क ऑपरेट करती है। तो लॉजिस्टिक्स पार्क आप देखो कि दो अलग अलग जो एरिया है ये इनके अंदर भी है और फिर एक सब्सिडरी कंपनी है वो भी लॉजिस्टिक्स पार्क हैंडल करती है। तो बिजनेस को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि सारे बिजनेस जो एक जैसे हैं उसको एक कंपनी के अंदर डाल दिया जाए। तो ये काफी अच्छा डिसीजन है, इसको इससे बिजनेस को मैनेज करने में बहुत आसानी होता है। तो शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर्स ऑफ ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है तो उसमें पोस्ट डीमर्जर क्या हो जाएगा कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एक अलग कंपनी हो जाएगी, ऑल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड एक अलग कंपनी हो जाएगा और ट्रांस इंडिया रियलिटी एंड लॉजिस्टिक पार्क लिमिटेड एक अलग कंपनी। तो ये कंपनी तीन अलग अलग कंपनी में ब्रेक हो जाएगी। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड में कौन कौन सा बिजनेस रह जाएगा, इनका मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट बिजनेस एंड ऑपरेशंस एंड अदर होल्डिंग्स इन गति एंड एसीसीआई। तो गति के थ्रू जो ये लोग एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में जो ये लोग दूसरे देशों में सामान भिजवाने का काम करते हैं, ये सारा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के अंदर में रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ करीब करीब 85% ऑफ द रिवेन्यू जिस बिजनेस से आता है वो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के अंदर में ही रहने वाला है। फिर ऑल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड नाम से एक दूसरी कंपनी बनेगी, वहां पर इनका जो सीएफएस और आईसीडी सेगमेंट का जो बिजनेस है वो वहां चला जाएगा। तो सीएफएस से अभी हार्डली 3 से 4% रिवेन्यू आता है, बट हाँ अगर प्रॉफिट का हिस्सा का बात करूं तो 10% करीब प्रॉफिट इस डिवीजन से आता है। फिर ट्रांस इंडिया रियलिटी लॉजिस्टिक्स पार्क जो भी इनका है उसमें क्या हो जाएगा, सीएफएस के जो भी लैंड है जो ये लोग भाड़ा पे दे रखे हैं, इक्विपमेंट जिसको भाड़ा पे लगाते हैं और लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड लॉजिस्टिक्स पार्क से मतलब रेंटल इनकम कमाने वाला जो भी पोर्शन है वो ट्रांस इंडिया रियलिटी एंड लॉजिस्टिक्स पार्क में चला जाएगा। तो यहां से इनको बेसिकली क्या आएगा, रेंटल इनकम आएगा। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि ये तीन डिवीजन हो जाएगा बिजनेस का, एक जन जो पूरा कोरियर रिलेटेड सर्विस कर रहा है, एक जन जो सीएफएस और आईसीडी को मैनेज कर रहा है और एक जन जो पूरा भाड़ा पे जो रियलिटी सेक्टर जो रियल एस्टेट के जैसा हो गया जिसको ये लोग भाड़ा पे लगाते हैं, तीसरी कंपनी उसको मैनेज कर रहा है। तो ये काफी अच्छा डिमर्जर होगा आगे चल के। और शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, जिसके पास एक शेयर है आज के डेट में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का, उसको तीन शेयर मिल जाएंगे, ये तीन अलग अलग कंपनी के। यानी एक शेयर मिलेगा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, एक ऑल कार्गो टर्मिनल और एक ट्रांस इंडिया रियलिटी लॉजिस्टिक्स का, यानी उनके पास तीन अलग अलग शेयर हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया डीमर्जर के बाद क्या होने वाला। अब क्वेश्चन आता है कि डीमर्जर के बाद बिजनेस क्या होगा, तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के पास इंटरनेशनल सप्लाई चेन यानी एमटीओ वाला बिजनेस हो जाएगा। ये असेट लाइट पूरा बिजनेस है क्योंकि यहाँ पर इनके पास अपना खुद का कोई भी वेसल नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खाली जैसे जो टूर एंड ट्रैवल अरेंज करने वाला काम होता है वो काम ये लोग करते हैं कि भैया मेरे पास वेसल कुछ भी नहीं है पर आपको क्या चाहिए बोलिए, हम सारा अरेंज करवा देंगे। तो दिस इज व्हाट दे डू। फिर एक्सप्रेस एंड ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स जो गति के हेल्प से ये कम करते हैं और जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, ये तीनों बिजनेस ऑल कार्गो में आएगा। टर्मिनल्स में जैसा मैंने बताया कंटेनर फ्रेट स्टेशन और आईसीडीज यहाँ पर आ जाएगा और जितना भी रेंटल बिजनेस है वो सारा इधर आ जाएगा।
इधर मतलब ट्रांस इंडिया रियलिटी में आ जाएगा। अब आता है इससे एडवांटेज क्या मिलेगा। तो इससे बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट बिजनेस अंडरटेकिंग्स हो जाएंगे, तीन अलग अलग अंडरटेकिंग्स हो जाएंगे। तो तीनों को अपना इंडिविजुअली ग्रोथ करने का मौका मिलेगा, डिस्टिंक्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तीनों के पास अलग अलग हो जाएंगे। तीन कंपनी का तीन अलग अलग मैनेजमेंट होगा, तो वो लोग फोकस कर पाएंगे। जो लॉजिस्टिक्स पे फोकस कर रहा है वो पूरा लॉजिस्टिक्स पे करेगा, जो रेंटल बिजनेस पे कर रहा है वो पूरा रेंटल पे फोकस कर पाएगा। तो क्या है, वहां पर मैनेजमेंट का फोकस एकदम शार्प हो जाएगा। तो वो लोग आगे चल के ग्रोथ भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और शेयर होल्डर का क्या होगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगा। अभी ये तीन अलग अलग बिजनेस जो है वो एक ही में घुसे हुए हैं, तो वैल्यू उस हिसाब से नहीं मिलता है। पर ये लोग जब तीन अलग अलग कंपनी हो जाएगी और इंडिविजुअली उसमें जब ग्रोथ आएगा, तो वैल्यू अनलॉकिंग फ्यूचर में होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एडवांटेज मिलेगा जब ये कंपनी इस तरह से डिमर्ज हो जाएगी। अब आता है कब तक डिमर्जर होने का चांसेस है। तो ये बोल रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, बोर्ड का पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, वो तो 23 दिसंबर को ऑलरेडी मिल चुका है। फिर रेगुलेटरी फाइलिंग्स एंड अप्रूवल करना पड़ता है, सेबी से अप्रूवल मिलता है, स्टॉक एक्सचेंज से मिलता है, बीएससी एनएससी से मिलता है, और जो भी डिवेंचर होल्डर्स हैं उनसे एनओसी लेना पड़ता है। तो वो सारा भी उम्मीद है कि 3 महीना के अंदर मिल गया होगा अभी तक। अब एनसीएलटी में फाइलिंग करके एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसमें 8 से 10 महीना लगता है। और फिर आरओसी में फाइलिंग करके शेयर का अलॉटमेंट करना पड़ता है, उसमें 2 से 4 महीना लगता है। तो ऑल टुगेदर 15 से 18 महीना के आसपास लगता है। तो अगर दिसंबर में इनको अप्रूवल मिला है, वहां से आप 15-18 महीना जोड़ लो, तो करीब करीब नेक्स्ट ईयर के सितंबर अक्टूबर के आसपास ये हो जाना चाहिए। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल में 2023 तक ये डीमर्जर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मई तक दे आर एक्सपेक्टिंग। अब आते हैं Q1 का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो वैसा तो हम लोगों ने देख लिया है कैसा परफॉर्मेंस है, एक बार जस्ट फिर भी देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का अगर बात करें तो 2018 से 2022 तक अगर ग्रोथ का बात करें, तो 35% के कैगर से इनका रेवेन्यू ग्रो किया है, यानी 3.3 टाइम्स हो गया। और अगर इबिटा का बात करें तो 42% के कैगर से इबिटा ग्रो किया है। रेवेन्यू आप देख सकते हो कि 3,449 करोड़ से बढ़ के आज 5,675 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। और इबिटा जो 217 करोड़ जनरेट होता था, वो आज ऑलमोस्ट 434 करोड़ का इबिटा कंपनी जनरेट कर रही है। मैनेजमेंट ने क्या क्या की हाईलाइट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। The continued positive momentum in growth over last year has been the outcome of strategic and transformational initiatives undertaken by the company इन लास्ट फ्यू ईयर्स। यानी जो पिछले साल, ये बोल रहे हैं जो पिछले 1-2 साल में कंपनी का ग्रोथ आया है, उसका कारण यह है कि पिछले 4-5 साल से हम लोगों ने काफी अच्छा कंपनी के पीछे मेहनत किया है। कंपनी का इनिशिएटिव्स हम लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे लिए, उसका रिजल्ट आपको ये दिख रहा है। ठीक है। बोल रहे हैं कि ECU 360 विच नाउ अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द एक्सपोर्ट बुकिंग अक्रॉस ऑल की मार्केट्स। तो अक्रॉस पूरा ग्लोबल मार्केट में 60% ऑफ द एक्सपोर्ट बुकिंग ECU के थ्रू होता है। Express and CFS business have also continued to gain significant attraction. International supply chain MTO operating under ECU worldwide, ECU worldwide के अंदर ये काम होता है, demonstrated robust performance. Ocean freight rates have witnessed decline trend over last 3-4 months. However, the company has managed to grow revenue on the back of strong volumes and the profit remains steady. यानी ये लोग बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्रेट का दाम लास्ट 3-4 महीना में थोड़ा सा घटा है। पिछले साल तो बहुत बढ़ गया था, इस साल भी आसमान छूने लगा था रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद, बट पिछले 3-4 महीना में चीज थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है। बट फिर भी वॉल्यूम्स इतना बढ़ गया है कि हम लोग अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर पाए। द बिजनेस हैज सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म द मार्केट ग्रोथ। और बोल रहे मार्केट में जो ग्रोथ आया है, हम लोगों का बिजनेस उसको आउट परफॉर्म किया है। इसका मतलब वी आर कैप्चरिंग मार्केट, हम लोग को मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं हम लोग। CFS और ICD business has demonstrated significant growth in volume over last year. Express Logistics business under Gati subsidiary GKEPL reported its highest ever volume and the best ever quarterly revenue of 365 crore. यानी आज तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स ने इस क्वार्टर में दिया है। The company has recently announced its intent to restructure express and contract logistics business. तो अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि हम अपने
कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च बिजनेस को और बढ़ाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक बिजनेस यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स बिजनेस जो इनका है उसको बढ़ाने का इनका प्लान है। एंड इंगेज्ड इन डिस्कशन विद जॉइंट वेंचर पार्टनर, अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर के साथ ये ऑलरेडी डिस्कशन मोड में है कि कैसे इस बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। फिर जो बोल रहे हैं, द डीमर्जर प्रोसेस कंटिन्यूज टू रिमेन ऑन ट्रैक एंड ईच डीमर्जर बिजनेस टू बी लिस्टेड सेपरेटली, और सारे डीमर्ज बिजनेस अलग अलग तरीका से ये लोग लिस्ट करवाएंगे। इनका की बिजनेस सेगमेंट से अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस को जज करें कि इनका ईयरली परफॉर्मेंस कहाँ से कितना आया है, तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के अंदर में इनका जो तीन तीन बिजनेस रहने वाला है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन जो है, वहां से इनका रेवेन्यू आप देख सकते हो कि किस तरह से इंप्रूव हुआ है। तो ये रेवेन्यू इनका दिन पे दिन बढ़ रहा है, यहाँ से इबिटा भी प्रॉफिटेबल काफी अच्छा हो रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ 2277 करोड़ है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56% है। तो डिमर्ज होने के बाद जो इनका ये बिजनेस आएगा, यहाँ पर तीन बिजनेस रहेंगे, एमटीओ, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स और जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है। तो वो तीनों का परफॉर्मेंस आप देखो, कितना अर्निंग्स इनका इबिटा कितना अच्छा से ग्रो कर रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में थोड़ा अभी फ्लैट है और इबिटा भी मोर और लेस फ्लैट है, पर बाकी जो डिवीजन है, जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन और एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स है, वो दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो दो नए कंपनी बनेंगे, ऑल कार्गो टर्मिनल और ट्रांस इंडिया रियलिटी, उससे भी आप देखेंगे तो रेवेन्यू दिन पे दिन बढ़ रहा है, अर्निंग्स तो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वहां 31% के आसपास का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। जो रेंटल वाला बिजनेस है, वहां से भी रेवेन्यू मोर और लेस फ्लैट है, थोड़ा सा रेंटल का रेवेन्यू गिर रहा है यहाँ पर हल्का फुल्का। और इबिटा ये बीच में क्वार्टर 4 में लॉस में चला गया था, बट अभी दोबारा से ये प्रॉफिटेबल हो गया। सो ऑल इन ऑल, ये जो सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 हम लोगों ने कवर किया, कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में इतना डिटेल में समझे, इस फाइनल इसका आउटकम क्या है, इसको देख के क्या लगता है कि इसका क्या वैल्यूएशन इस कंपनी का आगे चल के हो सकता है इन 3 डिफरेंट सिनेरियोज, कि अगर बुल फेज में रहा, नॉर्मल फेज में रहा या बियर फेज में रहा, तो क्या इसका आउटकम बन सकता है। तो करेंटली इनका रेवेन्यू जो है वो 20,000 करोड़ के आसपास है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा चला, स्पेशली जब सैटरडे को नेशनल जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आया उसके बाद, तो एक्सपेक्टेड है कि ये बुल फेज में चलना चाहिए। तो इनका ग्रोथ आई एम एक्सपेक्टिंग कि रेवेन्यू में 30% का ग्रोथ आ सकता है और इनका इबिटा मार्जिन 8% के आसपास रह सकता है। तो उस हिसाब से इनका जो वैल्यूएशन आगे चल के बन सकता है, आज से साल 1.5 साल बाद, अगर कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छा चला, तो 840 रुपया तक ऊपर ये कंपनी जा सकती है। दैट इज अ क्लियर कट पोटेंशियल। अगर नॉर्मल भी रहा, बहुत अच्छा नहीं हुआ, 20 से 25% के आसपास का टॉप लाइन ग्रो किया, इबिटा मार्जिन 7% का ही रहा, और इसको मल्टीपल भी बहुत हाई नहीं, 7.5 का मल्टीपल भी मिलता है, तो इसका प्राइस जो फेयर वैल्यू होना चाहिए वो 440 रुपया के आसपास इसका फेयर वैल्यू होना चाहिए आज के डेट में। करेंटली ये 390-91 ट्रेड कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा 2-5 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जब मैंने इस पे काम किया था उस समय 391 था, अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर बियर फेज में चला जाता है, यानी बहुत अच्छा इसको सपोर्ट नहीं भी मिलता है, तो कंपनी के जैसे फंडामेंटल से 20% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ आ सकता है यहाँ पर। मार्जिन थोड़ा सा गिर सकता है, 6% हो सकता है मार्जिन। तो वहां पर इसका शेयर का प्राइस गिर के 300 रुपए तक भी नीचे गिर सकता है, खास करके अगर यूरोप में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और यूरोप में जो इनका जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत अगर आता है, तो वहां पर हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इनको दिक्कत फेस करना पड़े। बट अभी जो सिचुएशन ओवरऑल दिख रहा है, सिचुएशन उतना भी खराब नहीं दिख रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये जो फेयर वैल्यूएशन है ना, इसके आसपास कंपनी को ट्रेड करना चाहिए। दैट कुड बी द फेयर वैल्यूएशन फॉर द कंपनी। अभी यूरोप का प्रॉब्लम को देख के मुझे बुल फेज में जाता हुआ भी देखने का चांसेस थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि बुल फेज में जाएगा, पर इतना बुरा भी नहीं है कि बियर फेज में चला जाए। तो दोनों ही सिचुएशन फिलहाल मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है एक समवेयर इस प्राइस रेंज में ट्रेड करते रहना चाहिए। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ ये तीनों सेशंस आपको बहुत पसंद आए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि एक लॉजिस्टिक्स सेक्टर काम कैसे करता है, उसमें क्या क्या डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, कैसे एक एक डिवीजन फंक्शन करता है, और ऑल कार्गो बिजनेस, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का क्या बिजनेस है, उसमें क्या क्या डिफरेंट सेगमेंट है, उसका क्या पोटेंशियल है और फ्यूचर क्या ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत मेहनत लगता है इस तरह की डीप डाइव एनालिसिस करने में। एक एक कंपनी को इतना गहराई से, पूरे सेक्टर को इतना गहराई से पढ़ के एक एक चीज रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगता है। आप लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन काफी बढ़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा चैनल यूजफुल है, आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो आप इस चैनल को, हमारे मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए। तो इसी तरह से आप हमारे हार्डवर्क को सपोर्ट कर सकते हैं, और हम लोग आगे और भी मेहनत करेंगे और भी अच्छे अच्छे कंपनी के ऊपर रिसर्च करते रहेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।